मैकेनिकल इंजीनियर्स। आई एम सुबोध कुमार और आज हम एक न्यू टॉपिक को लेकर के डिस्कस करेंगे एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज़ डीजल पावर प्लांट। तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा डीजल पावर प्लांट है जो कि अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, इसलिए सारे पार्ट्स यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक कंप्लीट डीजल पावर प्लांट दिखाएंगे, फिर उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है ये डीजल इंजन होता है डीजल पावर प्लांट में। ये डीजल इंजन में क्या होता है, जब ये एयर को शक करता है सक्शन स्ट्रोक में, देन वो कंप्रेस्ड होती है, देन फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं, तब उसमें बर्निंग होती है फ्यूल की, और देन फिर हमें वहाँ पे वर्क मिलता है, जिसकी वजह से इस पोर्शन में जो क्रैंक शाफ्ट लगी होती है, जो आप देख सकते हैं ये क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट लगी होती है जो कि कनेक्ट होती है कनेक्टिंग रॉड से देन पिस्टन से। ठीक है, तो जो क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है और ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगी, यहाँ पे रोटेशन मिलेगा, तो ये जो है कनेक्ट रहती है जनरेटर की शाफ्ट से विद द हेल्प ऑफ कपलिंग। और जनरेटर का क्या वर्क होता है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये रोटेशन होगा क्रैंक शाफ्ट का इसमें, तो ये मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, अब जब ये कपलिंग से जोड़ दी गई है जनरेटर की शाफ्ट से, तो जनरेटर की शाफ्ट क्या कर देगी, जो वो रोटेशन होगा उसकी शाफ्ट का भी, तो वो क्या करेगी, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगी। तो एक्चुअली डीजल पावर प्लांट का यूज़ एज अ स्टैंड बाय यूनिट किया जाता है इमरजेंसी सिचुएशंस में। लाइक इसको हम यूज़ कर सकते हैं पावर प्लांट्स में, यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। अगर कहीं पावर कट है तो इसको हम डीजल पावर प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर कट अचानक हो गया है, तो हम इसको डीजल पावर प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। सेंट्रल स्टेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, कॉलेजेस में यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे कि ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है एक जनरल लेआउट ऑफ डीजल पावर प्लांट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका डीजल इंजन है। ओके, और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो डीजल इंजन है, इसमें क्या होता है, ये एयर को शक करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जब एयर इसके अंदर एंटर करेगी तो वो एयर फिल्टर से होती हुई एंटर करेगी। ओके, तो एयर फिल्टर से होती हुई वो जो एंटर करेगी, तो वहाँ पर एयर जो होगी प्योर प्योर एयर आएगी, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं रहेंगे। तो वो इंजन के अंदर आ जाएगी। अब जब वो इंजन के अंदर आएगी तो क्या होगा, वो इंजन सिलेंडर में कंप्रेस्ड होगी। अब कंप्रेस्ड होगी जब वो, तो क्या करेंगे, जब वो कंप्रेस्ड होगी तो उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा सिलेंडर के अंदर। तो क्या होगा, उस टाइम पर फ्यूल टैंक से फ्यूल लेंगे। और फ्यूल यहाँ पर क्या है, हमारा डीजल, जो कि फिल्टर से होकर के आएगा। फिल्टर में क्या होगा, जो उसके अंदर अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो फिल्टर्ड हो जाएंगी, वो पंप से होती हुई डीजल इंजन में इंजेक्ट होगा फ्यूल। तो जब फ्यूल इंजेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, बर्निंग होगी फ्यूल की, जिससे हमें वर्किंग स्ट्रोक मिलेगा। उसकी वजह से क्रैंकशाफ्ट रोटेट करने लगेगी। जब क्रैंकशाफ्ट रोटेट करने लगेगी, जो कि कनेक्ट है जनरेटर से विद द हेल्प ऑफ कपलिंग, तो यहाँ पे जनरेटर की शाफ्ट भी रोटेट करने लगेगी, जिससे क्या होगा, जनरेटर क्या करेगा, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई तो क्या होगा, यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस होंगी, वो एग्जिट होंगी। तो एग्जॉस्ट गैसेस को हम एग्जिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंजन का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हम साइलेंसर का यूज़ करते हैं एग्जॉस्ट गैसेस में, जहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं उस पैसेज में। तो यहाँ पे साइलेंस का यूज़ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम नॉइस को रिड्यूस कर सकें। अब देखिए, अगर डीजल इंजन में क्या होता है, यहाँ पे पावर प्लांट में, जैसे कि अगर कोई छोटा इंजन होता है, डीजल इंजन हो या फिर पेट्रोल इंजन हो, तो हम उसमें हैंडल से किक मार करके हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मगर इसमें ये पावर प्लांट थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है, इसको स्टार्ट करने के लिए हम एक कंप्रेसर का यूज़ करते हैं, जिसमें एयर को कंप्रेस करते हैं, देन फिल्टर से पास कराते हैं, देन इसमें इंजन में इसको एंटर कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इंजन के अंदर जाती है और पिस्टन को मूवमेंट देती है, जिसकी वजह से ये स्टार्ट हो जाता है। देन वो बाद में वो एटमॉस्फेयर से एयर को शक करते रहता है। तो
और यहाँ पर क्या होता है, जब इंजन वर्किंग कंडीशन में होता है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए हम इंजन के अंदर वाटर की सप्लाई भी करते हैं। मगर वो वाटर सिलेंडर में नहीं जाता, क्योंकि अगर वो सिलेंडर में चला जाएगा तो वहाँ पर फ्यूल की बर्निंग ही नहीं होगी, और फ्यूल की बर्निंग नहीं होगी तो हमें पावर स्ट्रोक नहीं मिलेगा। तो वो हम वाटर का यूज़ करते हैं इसका टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, जो कि हमारा इंजन एक मेंटेन्ड टेम्परेचर पे वर्क करता रहे और डेंजर डेवलप ना हो। और यहाँ पे लुब्रिकेटिंग, ये ऑयल लुब्रिकेटिंग टैंक है, क्योंकि हमें प्रॉपर लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। किस लिए? क्योंकि जो हमारा इंजन है उसके वो मैकेनिकल है कम्प्लीटली, तो उसके पार्ट्स में वियर एंड टीयर हो सकता है। वियर मीन्स उसके पार्ट्स आपस में घिस सकते हैं, ठीक है, या फिर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। तो फ्रिक्शंस जब बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो इंजन के लिए डेंजर क्रिएट हो सकता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ब्लास्टिंग की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं, लुब्रिकेशन का यूज़ करते हैं, जो कि पंप से होते हुए जाता है, फिल्टर से होते हुए। और फिल्टर में क्या होता है, जो भी उसके अंदर पार्टिकल्स रहते हैं जो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो फिल्टर में रह जाते हैं, फिर वो सप्लाई कर दिया जाता है इंजन के अंदर। तो इंजन के अंदर लुब्रिकेशन जाता है और वो क्या करता है, सबसे पहले तो उसको क्लीन करता है और उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस करता है, देन उसका फ्रिक्शन भी कम करता है। और फ्रिक्शन कम करेगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर रिड्यूस ही होगा। तो ये वर्क करके फिर क्या करता है, बाहर एग्जिट होता है। जब ये एग्जिट होता है, स्टार्टिंग में ये कोल्ड था जब एंटर कर रहा था, जब ये एग्जिट हो रहा है तब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये इंजन के अंदर गया है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक फ़िल्टर रहता है, फिर से क्योंकि इसने इंजन को क्लीन किया है तो इसके अंदर कुछ कार्बन वगैरह कंपोनेंट होंगे, वो इसके अंदर होंगे, तो जो कि ये फ़िल्टर में यहाँ पे इसको फ़िल्टर कर लिया जाएगा, फिर ये ऑयल कूलर में भेज दिया जाएगा। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ऑयल कूलर है। अब ऑयल कूलर कनेक्ट है किससे, कंडेंसर से, और यहाँ पर आपका रहता है कूलिंग टावर रहता है, उससे कनेक्ट रहता है। तो मैंने आपको कंडेंसर एंड कूलिंग टावर का आपको स्पेशल लेक्चर दे रखा है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। तो कंडेंसर का और कूलिंग टावर का यूज़ क्या रहता है, हीट को रिजेक्ट करते हैं ये। तो जो हॉट ऑयल है उसके टेम्परेचर का रिड्यूस हो जाए, उसके टेम्परेचर को रिड्यूस कर देगा ऑयल कूलर, ठीक है। तो फिर ये कोल्ड हो जाएगा, तो फिर ये कोल्ड ऑयल को हम फिर से ऑयल टैंक में भेज देंगे, फिर ये साइकिल रिपीट होती रहती है। देन अगर हम इसके मेजर पार्ट्स की बात करें डीजल पावर प्लांट के, तो सबसे पहले इसका मेन पार्ट है डीजल इंजन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, डीजल इंजन में क्या होता है, जो एयर होती है जो एटमॉस्फेयर से ली जाती है ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, then the fuel from the diesel engine is drawn a filter from the oil day tank and injected in the cylinder through फ्यूल इंजेक्टर। और जो फ्यूल होता है इसको डेली डे टैंक रहते हैं। डे टैंक मतलब क्या होता है, जैसे एक स्टोरेज टैंक रहता है, एक डे टैंक रहता है। स्टोरेज टैंक में हम जो जो हमारा जो डीजल यूज़ कर रहे हैं वो बड़े अमाउंट में रहता है, और डे टैंक जो होता है उसको रेगुलर बेसिस को जो यूज़ करते हैं उसमें जो डीजल होता है हम उसको डे टैंक बोलते हैं। तो डे टैंक से हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं किसके अंदर, इंजन के अंदर, विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर्स। तो जब ये फ्यूल इंजेक्ट हो जाता है उसके अंदर, देन क्या होता है, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द कंप्रेस्ड एयर द फ्यूल वन एंड द वर्न गैसेज एक्सपेंड टू डू वर्क ऑन द मूविंग पार्ट इनसाइड द सिलेंडर कॉल्ड पिस्टन। तो क्या होता है, जब फ्यूल बर्न करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक्सपेंड करेगा। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो चीज़ें एक्सपेंड करती हैं, और टेम्परेचर रिड्यूस होता है तो चीज़ों में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से एक्सपेंसन होगा, और वो पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, वहाँ पे वर्क डन मिलेगा, और वो हम यूज़ करेंगे एज अ मैकेनिकल वर्क। तो फाइनली क्या होता है, यहाँ पे जो गैसेस होती हैं हमारी वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में, और वो साइलेंस के थ्रू पास करती हैं, एग्जिट हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में। और साइलेंसर का यूज़ हम किस लिए कर रहे थे, नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए। जैसे कि जो डीजल पावर प्लांट होता है हमारा, या फिर पेट्रोल इंजन भी हो या डीजल इंजन हो, तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन होता है या फिर 2 स्ट्रोक इंजन होता है। अगर इसको मैं एज अ 4 स्ट्रोक इंजन डीजल इंजन करके डिस्कस करूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में या 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हो, तो इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 होता है सक्शन स्ट्रोक, नंबर 2 होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, नंबर 3 होता है पावर स्ट्रोक, एंड नंबर 4 होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। तो जो पावर स्ट्रोक होता है हम इसको एक्सपेंशन स्ट्रोक या फिर हम इसको वर्किंग स्ट्रोक भी बोलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ही वर्क डन मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ
सब ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन है, ये पिस्टन है जो कि कनेक्ट है कनेक्टिंग रॉड के थ्रू, किससे, क्रैंकशाफ्ट से। यहाँ पे हमारी ये क्रैंकशाफ्ट रहती है जो कि रोटेट करती है, ठीक है। अभी ये पिस्टन है जो ये सक्शन स्ट्रोक में क्या करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है। डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो क्या होगा, ये जो इनलेट वॉल्व है और ये एग्जिट वॉल्व है, ठीक है, एग्जॉस्ट वॉल्व है, सॉरी। तो ये इनलेट वॉल्व उस सिचुएशन में ऑन हो जाएगा और जो एयर होगी वो एटमॉस्फेयर से ये सक कर लेगा। देन नेक्स्ट स्टेज है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, जो दोनों वॉल्व क्लोज रहेंगे आपके, इनलेट वॉल्व भी और एग्जॉस्ट वॉल्व भी। और इसमें क्या होगा, जो एयर इसके अंदर एंटर करिए वो कंप्रेस्ड हो जाएगी और उस कंप्रेशन की वजह से उस एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एयर इस पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। जब ये पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी मतलब ये एक्सपेंड होगी। तो ये नेक्स्ट आपका स्ट्रोक आता है, पावर स्ट्रोक बोलते हैं इसको, या फिर एक्सपेंशन स्ट्रोक बोलते हैं, या फिर वर्किंग स्ट्रोक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो पिस्टन होता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाता है, डाउनवर्ड जाता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है बिकॉज ऑफ कंप्रेस्ड एयर। तो इसमें क्या होगा, इसकी वजह से हमारा ये क्रैंकशाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट करेगा। और देन फाइनली क्या होगा, जब हमारा ये पिस्टन फिर से टॉप बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा, और इसमें क्या होगा, फिर फाइनली हमारी जो एग्जॉस्ट गैसेस होंगी वो एग्जिट वॉल्व ओपन हो जाएगा, वहाँ से एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। तो आपने ये देखा 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। देन हमने डीजल इंजन पावर प्लांट में एक एयर सप्लाई सिस्टम भी देखा था। एयर सप्लाई सिस्टम क्या है, एयर सप्लाई सिस्टम में एयर को सप्लाई किया जाता है, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से इंजन के अंदर। तो वो एयर सप्लाई सिस्टम होता था जिसमें एक हमारा एयर फिल्टर भी रहता है, ठीक है, और जिसकी वजह से एयर को हम फिल्टर करके इंजन के अंदर भेजते हैं। नेक्स्ट हमारा था एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम में क्या होता है, साइलेंसर रहता है कनेक्ट, जो कि नॉइज़ को रिड्यूस करता है, और कनेक्टिंग डक्ट। डक्ट मतलब एक ऐसा पैसेज जिसमें से जो आपकी एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्यूल सिस्टम है। फ्यूल सिस्टम में क्या रहता है, एक टैंक रहता है, स्टोरेज टैंक रहता है जिसमें फ्यूल स्टोर करके रखते हैं। एक डेली टैंक रहता है, ठीक है, जिसमें हम डेली बेसिस पे फ्यूल को यूज़ करते हैं, जो कि वो स्टोरेज टैंक से डेली बेसिस टैंक में हम फ्यूल को स्टोरेज करते हैं। और एक साथ हम इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि अगर कभी एक्सीडेंट की सिचुएशन आती है तो हम उसमें सेफ्टी प्रोसीजर अपना सकें, इसलिए उसको हम थोड़ा अलग अलग ही रखते हैं। तो और इसमें फ्यूल सिस्टम में एक हमारा डेली टैंक हो जाएगा, एक हमारा स्टोरेज टैंक हो जाएगा, फ्यूल पंप हो जाएंगे जो कि फ्यूल को सर्कुलेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट आपका आया कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम में क्या, कूलिंग टॉवर का यूज़ कर रहे थे, कंडेंसर का यूज़ कर रहे थे, वाटर फिल्टर का यूज़ कर रहे थे, सर्कुलेटिंग पंप्स का यूज़ कर रहे थे, ये सारे कूलिंग सिस्टम के अंदर आ जा रहे थे। अब ल्यूब्रिकेटिंग सिस्टम में क्या था, नेक्स्ट आपका ल्यूब्रिकेटिंग सिस्टम। तो ल्यूब्रिकेटिंग सिस्टम में क्या था, लुब्रिकेटिंग सिस्टम में लुब्रिकेटिंग टैंक का यूज़ कर रहे थे, पंप का यूज़ कर रहे थे, फिल्टर का यूज़ कर रहे थे, लुब्रिकेंट को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। अब लुब्रिकेंट का यूज़ क्यों किया था, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, लुब्रिकेंट का यूज़ फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए और टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए एंड वियर एंड टियर को रिड्यूस करने के लिए कर रहे थे। तो नेक्स्ट आपका है स्टार्टिंग सिस्टम। अब स्टार्टिंग सिस्टम में एक्चुअली इसमें सेल्फ स्टार्टर नहीं होता है हमारा डीजल पावर प्लांट। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक एयर कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। एयर कंप्रेसर क्या करता है, जब इंजन में जाता है तो ये पिस्टन के ऊपर एकदम फोर्स लगाता है और ये उसको इनिशियली स्टार्ट करता है। नेक्स्ट आपका गवर्निंग सिस्टम है। गवर्निंग सिस्टम का काम क्या रहता है, गवर्निंग सिस्टम इज़ टू मेंटेन द स्पीड ऑफ द इंजन। इंजन की स्पीड को मेंटेन करता है। और ये इंजन की स्पीड को कैसे मेंटेन करता है, ये जब फ्यूल को हम सप्लाई करते हैं तो ये अकॉर्डिंग टू लोड हो, तो इससे क्या होगी, इंजन की स्पीड आपकी कंट्रोल रहेगी। अगर लोड कम है तो फ्यूल कम सप्लाई किया जाए, लोड ज़्यादा है तो फ्यूल ज़्यादा सप्लाई किया जाए। इसके लिए हम गवर्नर का यूज़ करते हैं इसमें। तो ये गवर्निंग सिस्टम हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। डीजल पावर प्लांट कैन बी क्विकली इंस्टॉल्ड, मतलब डीजल पावर प्लांट
को हम एक बहुत ही जल्दी से इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा होता है और हम इसको ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। वहीं अगर हम स्टीम पावर प्लांट की, हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बॉयलर्स, उसका कंस्ट्रक्शन होता है सबसे पहले तो उसमें कंस्ट्रक्शन में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बहुत बिग साइज़ के बॉयलर्स रहते हैं, कंडेंसर्स रहते हैं एंड टरबाइंस रहते हैं, जनरेटर्स रहते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट है, दे आर इजीली अवेलेबल इन स्टैंडर्ड कैपेसिटी, मतलब ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं स्टैंडर्ड कैपेसिटी में। आपको अगर 8 मेगावाट का लेना हो तो मिल जाएगा, 400 मेगावाट का लेना हो तब भी मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड कैपेसिटीज़ में ये इजीली हमें अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट, ये स्मॉलर होते हैं, ऑब्वियसली आपने जैसे कि देखा होगा फिगर में, वहाँ पे आपने देखा कि ये स्मॉल होते हैं साइज़ में, इनकी एफिशिएंसी हाँ हाई रहती है, और ये सिंपल होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टीम पावर प्लांट एंड हाइड्रो पावर प्लांट। देन ये लेस स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, ऑब्वियसली इसका साइज़ छोटा है तो ये स्पेस लेस ही ऑक्यूपाई करेंगे, ये भी इसका एक एडवांटेज है। और इसको हम लोकेट कर सकते हैं नियर द लोड सेंटर। लोड सेंटर मतलब जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की। फॉर एग्जांपल अगर हॉस्पिटल्स में या किसी इंडस्ट्री में हमें रिक्वायरमेंट है पावर प्लांट की, तो हम उसको जस्ट उसके नियर हम उसको लोकेट कर सकते हैं। मगर अगर सपोज़ हमें किसी हॉस्पिटल में पावर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हो रही है, मगर उस सिचुएशन में अगर हमारा वहाँ पर स्टीम पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, उसको हम उसके नियर लोकेट नहीं कर सकते हैं, मगर हम डीजल पावर प्लांट को उसके नियर लोकेट कर सकते हैं। और इसमें इसका एक एडवांटेज ये भी होता है, यहाँ पे एस हैंडलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। एस मतलब जो राख बनती है, तो एस जो है हमारा स्टीम पावर प्लांट होता है, उसमें हम कोल को बर्न करते हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एस प्रोड्यूस होती है, जो कि हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसको हैंडल करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और यहाँ पर फ्यूल बर्न हो रहा है जो कि कम्प्लीटली बर्न हो जा रहा है, तो यहाँ पे एस हैंडलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक इसका एडवांटेज है। फाइनली अगर इसको हम देखें तो इसमें एक बहुत ही कम स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है मेंटेन करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए डीजल पावर प्लांट को। अगर हम इसमें इसके डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करना चाहें तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट की अगर बात करें तो इसको ऑपरेट करने के लिए हमें सबसे पहले डीजल की रिक्वायरमेंट रहती है, और अगर हम डीजल की बात करें तो वो थोड़ी कॉस्टली होती है। ठीक है, अगर जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये मैंने 13 मई 2020 का डाटा लिया है, जिसमें क्या है, ये मेट्रो सिटीज़ के पेट्रोल के प्राइस दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें चेन्नई में 68 रुपीज़ .22 पैसा है, एंड दिल्ली में 69.39 है, एंड कोलकाता में 65.62 है, एंड मुंबई में 66.21 है। ये आप देख सकते हैं पेट्रोल का पर लीटर प्राइस। तो अगर इस सिचुएशन में देखा जाए तो अगर जैसे कि आप ये चार्ट देखिए, अगर एक आपका जनरेटर का साइज़ नॉर्मली आपका 8 किलोवाट का भी है, तो अगर वो फुल लोड पे चल रहा है तो आपका पर आवर जो है आपका जो फ्यूल बर्न होगा उसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 लीटर होगा। ठीक है, अगर हमारा मिनिमम साइज़ का जनरेटर है तो उसमें 2 लीटर पर आवर हमारा कंजप्शन हो रहा है फ्यूल का। और अगर इसको हम देखें पर आवर के हिसाब से देखा जाए, अगर 2 लीटर हमारा कंजप्शन है, तो इसको अगर इसके दिल्ली के हिसाब से इसमें प्राइस में मल्टीप्लाई किया जाए तो पर आवर जो कॉस्ट आ रही है 145 रुपीज़ 55 पैसे आ रही है। ठीक है, अगर इसको हम 24 आवर में कन्वर्ट करें तो ये 3493 रुपीज़ 22 पैसा होगा। और इसको अगर हम 1 मंथ में कन्वर्ट कर दें तो ये 1,04,796 रुपीज़ .72 पैसे। तो ये देखा जाए तो यहाँ पे कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। भाई अगर हम 400 किलोवाट की बात करें तो इसमें जो फ्यूल आपका कंजप्शन हो रहा है लगभग 107 पर आवर 107 लीटर पर आवर कंजप्शन हो रहा है। तो अगर हम इसके दिल्ली के बेसिस पे अगर इसका कंजप्शन का रेट निकालें तो इसमें 1 मंथ में आपका अप्रॉक्सीमेट 53,39,642 रुपीज़ .4 पैसा। तो ये जो है एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। तो इसीलिए इन्हीं रीजंस की वजह से हम केवल इमरजेंसी सिचुएशंस में हम डीजल पावर प्लांट का यूज़ करते हैं, जब बहुत ही बड़ा कहीं पावर कट होता है या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस होती है उन सिचुएशंस में। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। इसको ऑपरेट करने के लिए हमें डीजल की रिक्वायरमेंट रहती है, लुब्रिकेंट ऑयल्स वगैरह रहते हैं, तो वो कॉस्ट थोड़ी सी
ज़्यादा हो जाती है, हमें थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है नॉइस। अब ऑब्वियसली इसमें इंजन यूज़ हो रहा है, मैकेनिकल डिवाइस है इंजन, ठीक है, तो उसमें नॉइस तो क्रिएट होगा ही। तो नॉइस बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, जैसे कि आप नॉर्मली इंजन या फिर जनरेटर आपने देखे होंगे, तो उसमें कितना ज़्यादा नॉइस क्रिएट होता है। तो ये एक पावर प्लांट है, डीजल पावर प्लांट है, तो इसमें और ज़्यादा नॉइस क्रिएट होता है, तो नॉइस भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आपका इसका डिसएडवांटेज अगर देखा जाए तो इसमें कैपेसिटीज़ जो है वो रेस्ट्रिक्टेड रहती हैं। रेस्ट्रिक्टेड मतलब बहुत ज़्यादा, अगर हम बहुत ज़्यादा मेगावाट में ख़रीदना चाहें इसको, तो उसमें हमें ये डीजल पावर प्लांट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए रहता है। इसलिए इसको हम बस जस्ट एक इंडस्ट्री में या फिर एक स्मॉल विलेज में यूज़ कर सकें, या फिर एक हॉस्पिटल में यूज़ कर सकें, उस कैपेसिटी का बनाया जाता है। फाइनली अगर इसका हम एक डिसएडवांटेज देखें तो ये अनहाइजेनिक एमिशंस करता है। अनहाइजेनिक मीन्स जो ह्यूमन के लिए और नेचर के लिए हार्मफुल रहते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स को ये एग्जिट करता है। लाइक ये जब हमारा डीजल बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे एग्जिट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जिट होगा जब उसका कंप्लीट बर्निंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि आइडियल सिचुएशंस में तो कंप्लीट बर्निंग हम कंसिडर कर लेते हैं, बट एक्चुअल में वो कंप्लीट बर्निंग कहीं कहीं पर नहीं हो पाती है। तब उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकलता है, जो कि ह्यूमन के लिए और नेचर के लिए दोनों के लिए बहुत हार्मफुल रहता है। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो थैंक यू मेरे लेक्चर देखने के लिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।